पर्सनल फाइनेंस, खासकर जब करियर की शुरुआत हो रही हो, तो एक पहेली जैसा लगता है ना? पर सच तो ये है कि ये एक सुरक्षित भविष्य बनाने का एक तरह का नक्शा है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और इस नक्शे को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। एक सवाल जो शायद मन में आता होगा, लेकिन हम अक्सर उस पर ध्यान नहीं देते। कैसा हो सकता है कि जब हम सो रहे हों, तब भी हमारे पैसों की कीमत घट रही हो? और इसका जवाब छिपा है इस नंबर में, 8 से 10%। जी हाँ, ये वो असली सालाना महंगाई दर है जो चुपचाप हमारी मेहनत की कमाई को कम कर रही है। ये सरकारी आंकड़ों से काफी ज्यादा है और इसे एक ऐसे छिपे हुए टैक्स की तरह समझ सकते हैं जिसे हम सब चुका रहे हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। तो हमारे पैसों की कहानी का जो सबसे बड़ा विलेन है वो है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। और इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ती है हमारी जरूरी चीजों पर होने वाले खर्च पर। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये बात और भी परेशान करने वाली हो जाती है जब हम अपने जीवन के बड़े खर्चों को देखते हैं। बच्चों की पढ़ाई हो, अपना घर बनाने का सपना हो या फिर हेल्थ केयर, इन सब में महंगाई की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज है। देखिए, एजुकेशन और घर का खर्च हर साल 10% बढ़ रहा है और हेल्थ केयर का खर्च तो 13 से 14% तक। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे सबसे जरूरी सपने हर गुजरते साल के साथ और भी महंगे होते जा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ पैसे बचाते रहना काफी है? चलिए देखते हैं कि कैसे बचत के जो हमारे पारंपरिक और सेफ समझे जाने वाले तरीके हैं, वो असल में हमारी दौलत को इस महंगाई से बचाने में कामयाब नहीं हो पाते। ये टेबल एक बहुत ही कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई हमारे सामने रखती है। देखिए, बैंक सेविंग्स अकाउंट में रखा पैसा टैक्स और महंगाई को काटने के बाद हर साल अपने असली कीमत का लगभग 5.5% खो रहा है। मतलब पैसा बढ़ना तो दूर की बात है, वो असल में घट रहा है। बैंक एफडी इस लड़ाई में हार रही है, जहां असली रिटर्न लगभग -3% है। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी 50 जैसे इन्वेस्टमेंट ने महंगाई को हराकर लगभग 5.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इससे यह साफ है कि जो चीज़ हमें सबसे सुरक्षित लगती है, वो शायद हमारे पैसे के लिए सबसे ज़्यादा जोखिम भरी हो सकती है। और यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वो एक फाइनेंशियल ट्रेडमिल पर बस दौड़े जा रहे हैं। वो मेहनत करते हैं, कमाते हैं, बचाते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। और इसी वजह से काम करना बंद करने का ख्याल भी एक दूर के सपने जैसा लगने लगता है। लेकिन हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। यहाँ हमारा सोल्यूशन है एक वेल्थ इंजन बनाना, और इस इंजन की जो सुपर पावर है उसका नाम है कंपाउंडिंग। तो ये कंपाउंडिंग आखिर है क्या? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये अपने निवेश पर मिले मुनाफे पर और मुनाफा कमाने की प्रक्रिया है। मतलब पैसे से पैसा बनाना। और यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ है कंपाउंडिंग जो दौलत बनाती है, और दूसरी तरफ है महंगाई जो उसे खा जाती है। जीत हमेशा उसकी होगी जो ज्यादा ताकतवर होगा। कंपाउंडिंग की असली ताकत को समझने के लिए रूल ऑफ 72 एक बहुत ही आसान तरीका है। जरा सोचिए, अगर 7% का सालाना रिटर्न मिल रहा है तो पैसे को डबल होने में 10 साल लगते हैं। लेकिन अगर यही रिटर्न बढ़कर 15% हो जाए तो जानते हैं क्या होगा? तो ये समय घटकर सिर्फ 5 साल रह जाएगा। सिर्फ कुछ प्रतिशत का अंतर और पैसा दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। बस यही तो है कंपाउंडिंग का जादू। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे असल जिंदगी में कैसे लागू करें? चलिए इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 3 बकेट स्ट्रैटेजी को समझते हैं। ये अपने पैसों को ऑर्गेनाइज करने और अपने लक्ष्यों के हिसाब से निवेश करने का एक बेहतरीन तरीका है। पहली बकेट है शॉर्ट टर्म। इसमें 2 से 4 महीने के खर्चों के लिए पैसा रखा जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से निकाला जा सके। दूसरी बकेट है मिड टर्म। ये 6 महीने से 3 साल तक के लक्ष्यों के लिए है, जैसे कोई कार खरीदना या वेकेशन पर जाना। और तीसरी, जो कि सबसे जरूरी है, वो है लॉन्ग टर्म बकेट। ये 10 साल से ज्यादा के लक्ष्यों के लिए है, जहां इक्विटी और रियल एस्टेट के जरिए असली वेल्थ बनाई जाती है। मतलब हर पैसे का एक तय मकसद होता है। अब जब हमारे पास स्ट्रैटेजी तैयार है तो कुछ जरूरी नियम भी जान लेना अच्छा है। ये नियम इस इन्वेस्टमेंट के सफर को सुरक्षित और असरदार बनाने में मदद करेंगे। इस सफर पर कुछ गड्ढों से बचना बहुत ही जरूरी है। पहला, कभी भी ऐसी जगह निवेश ना करें जहां सारी की सारी पूंजी डूबने का खतरा हो। दूसरा, जब बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर हो तो एक साथ सारा पैसा लगाने से बचें। तीसरा, ये मानकर चलें कि कोई भी बाजार को परफेक्टली टाइम नहीं कर सकता।
चौथा, किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसका एक्सपेंस रेशियो यानी उसकी सालाना फीस जरूर चेक करें। और आखिरी बात, फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी एफएनओ ट्रेडिंग से दूर रहें। ये निवेश नहीं बल्कि स्पेक्यूलेशन है। और इसी से जुड़ा है वॉरेन बफे का वो मशहूर कोट, जब दूसरे लोग लालची हो रहे हों तो डरो, और जब दूसरे डर रहे हों तो लालची बनो। ये बाजार की भीड़ से हटकर अलग सोचने की हिम्मत रखने के बारे में है। बफे से सीखने के लिए कुछ और भी बातें हैं जो एक बेहतर निवेशक बनने में मदद करती हैं। उनका फलसफा बहुत साफ है। बाजार को टाइम करने की कोशिश मत करो, बिजनेस की वैल्यू को समझो। अच्छी कंपनियों को तब खरीदो जब वो डिस्काउंट पर मिल रही हों। किसी स्टॉक को सिर्फ एक चढ़ता उतरता नंबर मत समझो, बल्कि उस बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी मानो। और सबसे बड़ी बात, जब भी कोई निवेश करो तो ये सोचकर करो कि अगर बाजार अगले 5 साल के लिए बंद भी हो जाए तो भी कोई फिक्र ना हो। इस सोर्स के लेखक अमन धत्तरवाल की सलाह बहुत ही प्रैक्टिकल है। उनका कहना है कि सबसे पहले पैसा कमाने पर ध्यान दो, फिर और पैसा कमाने पर, और उसके बाद निवेशक बनो। एक मजबूत कमाई ही अच्छी निवेश की नींव होती है। और ये भी याद रखो कि ज्यादातर लोगों के लिए ये कोई फुल टाइम जॉब नहीं है। मीडिया के शोर पर नहीं, अपनी खुद की रिसर्च पर भरोसा करो। और सबसे अहम बात, पैसा कमाने के तो कई रास्ते हैं, पर गंवाने के कुछ ही। बस उन बड़ी गलतियों से बचकर रहना है। तो अब सवाल उठता है कि पैसा लगाना कहाँ चाहिए। इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि कितने समय के लिए निवेश करना है। बहुत लंबी अवधि, मतलब 10 साल से ज्यादा के लिए, इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट ने ऐतिहासिक रूप से सबसे बेहतर रिटर्न दिया है। लेकिन 1 से 10 साल जैसी छोटी अवधि में रियल एस्टेट भी उसे बराबरी की टक्कर दे सकता है। ये समझना सही उम्मीदें रखने में मदद करता है। तो इन सारी बातों के बाद अब हम अपने सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। वो एक सबसे महत्वपूर्ण निवेश कौन सा है जो कोई भी इंसान कर सकता है? इसका जवाब बहुत सिंपल है, इंसान का खुद पर किया गया निवेश। अपनी स्किल्स पर, अपनी नॉलेज पर और अपनी ग्रोथ पर किया गया निवेश। क्योंकि किसी भी फाइनेंशियल सफलता की असली नींव यही है। ये वो एसेट है जिसका रिटर्न हमेशा सबसे ज्यादा होता है।